पाकिस्तान के नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और इनके कोर्ट मार्शल के पीछे एक नई कहानी सामने आ गई और क्या जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा, इस पर हामिद मीर ने बड़े गहरे इंकशाफात कर दिए। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा हामिद साहब, इस सारी गिरफ्तारी पे बहुत सारी क्यास आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो ये सारी 9 मई के मास्टरमाइंड थे। कोई कह रहा है कि वो पीटीआई को कंट्रोल कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद जैसे पीटीआई और जनरल फैज़ का आपस में कोई ताल्लुक था और वो पीटीआई और फौज को लड़वा रहे थे। हकीकत क्या है? देखिए, मैं तो क्यास राइयों की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपके साथ वो बात कर रहा हूँ जो मुझे खुद जाती तौर पे पता है। मैं आपके सामने दावा कर रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार लोग जो है उनको फैज़ साहब अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर बात है फिर उस लीडरशिप ने जाके को खान साहब से पूछा होगा तो उन्होंने फैसला किया ना कि जी हमें कोई जरूरत नहीं है जनरल फैज़ साहब से कोई मशवरा लेने की या उनसे डिक्टेशन लेने की। तो ये जनरल फैज़ साहब के सिर्फ इन 2 पार्टियों में रवाबत नहीं थे, पीपल्स पार्टी में भी थे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई ना टॉप सिटी के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि चलो ठीक है कार्रवाई तो करनी है, इस मामले में कर दो। इससे ज्यादा संगीन मामलात हैं, इतने संगीन है कि मेरे ख्याल में हमारे जो इदारे हैं वो इस कौम के साथ उन चीजों को शेयर भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो टॉप सिटी में इस बंदे का कोर्ट मार्शल कर दें। हालांकि उन्होंने डीएचए पेशावर में भी उन्होंने करप्शन की हुई है, उन्होंने चकवाल में भी करप्शन की हुई है, हर जगह पे की हुई है। तो ये मामला शुरू हुआ है, अब उन्होंने टॉप सिटी के चक्कर में उनको अंदर कर लिया है, लेकिन ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लेकिन मिर्ज़ा आपको नहीं लगता कि ये कौम का हक है? अगर ये जितनी भी ये जो प्रेस रिलीज निकली ये अधूरी थी। शफाफियत का ये है कि आप जाने, कौम जाने कि क्या हकायक है, असल में कौन से जराइम थे, क्या चार्जशीट थी, प्रॉपर्ली सामने आने चाहिए। आपने सिर्फ देखे ना टॉप सिटी 2017 का मामला है, ये 7 साल हो गए हैं। तो उस वक्त तो ये डीजीसी थे जी, बाद में इनको DGISI बनाया गया और उसमें मर्जी शामिल थी जनरल बाजवा साहब की। फिर इनको कोर कमांडर बनाया गया तो इसमें मर्जी शामिल थी बाजवा साहब की। लेकिन जो 2017 में ये टॉप सिटी में जो इन्होंने करप्शन की, इसके बारे में तमाम सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आर्मी चीफ को दे दी थी और भी एजेंसियों ने दी थी। एक FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट भी है मेरे पास, FIA ने भी एक इंक्वायरी की हुई है 2017 में। तो हुकूमत और आर्मी की लीडरशिप के पास सब चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद इनको DGISI बनाया गया, फिर इनको कोर कमांडर बनाया गया। तो इसका मतलब है बाजवा साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, वो सरपरस्ती कर रहे थे इनकी। तो अगर उसके बाद ये कोर कमांडर पेशावर बन के वहां पर भी एक मजहबी जमात के लीडर जो हैं उसके साथ मिलके तो बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे भी DHA पेशावर में भी और फिर चकवाल में भी इनके जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, वो उनके नाम पे बहुत सी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और उन पे भी अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम जो है वो लगता है और उसकी तहकीकात में पता चलता है इसमें भी फैज साहब का किरदार है। तो वो सारे मामला सामने आने चाहिए ना। मैं छोड़ देता हूँ कि जी जो सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज में जो इनका किरदार रहा है मैं छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन ये जो मामला थे सारे के सारे कौम के सामने आने चाहिए। और खास तौर पे जो 9 मई का मामला है, 9 मई के मामले में मैं ये आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से जो सीनियर रहनुमा इस वक्त पार्टी के मामलात को चला रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि फैज हमीद साहब ने तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जब भी उन्होंने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान मुहाजराई कम हो और कोई डायलॉग का रास्ता निकले, तो फैज हमीद साहब ने उस कोशिश को सबूताज किया। वो सबूत थोड़े दिन में सामने आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं मीर साहब, ये जब ये फैज साहब ये सब कर रहे थे, हर तरफ पीपल्स पार्टी के साथ भी वो ठीक थे, नून लीग के साथ भी और PMLN के साथ भी, तो ये जनरल बाजवा साहब कहाँ थे, हमारे आर्मी चीफ, ये कहाँ थे उस वक्त? देखें फैज साहब की गेम क्या थी। फैज साहब ने पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी को प्लेट में रख के बाजवा साहब को पेश कर दिया और उन्होंने 2019 में इन तीनों जमातों ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन की हिमायत की। अब ये फैज साहब ने एक्सटेंशन क्यों करवाई बाजवा साहब की, कि वो चाह रहे थे कि अगर बाजवा की एक्सटेंशन हो जाए तो फिर इनसे जो सीनियर अफसरान थे कुछ फैज साहब से, उन्होंने रिटायर हो जाना था और जब 3 साल पूरे होते बाजवा साहब के, तो फैज साहब जो है वो 2-3 जो टॉप सीनियर
अफसरान थे उसमें आ जाते। तो ये उन्होंने गेम अपने लिए की थी। बाजवा साहब को समझ आ गई कि जब उनको पता चला कि ये कोर कमांडर पेशावर जो है ये फ्रीक्वेंटली विजिट करता है इस्लामाबाद को और ये इस्लामाबाद में आके हुकूमत की अहम शख्सियात को मिलता है, उन्होंने इनको बहावलपुर भेज दिया। उन्होंने इनको बहावलपुर भेज दिया। और फिर जब अपॉइंटमेंट का टाइम करीब आया तो फैज साहब ने खुलकर अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब को भी मैसेज भिजवाया कि मेरा ये फलां रिश्तेदार है, ये आपको आके मिलेगा और आप इससे जो भी कमिटमेंट लेना चाहते हैं ले लें। तो ये बाजवा साहब को धोखा दे रहे थे, बाजवा साहब इनको धोखा दे रहे थे। और फिर आखिर में बाजवा साहब ने जो वजीर दफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको कहा अच्छा आप ना फैज को आर्मी चीफ बनाएं ना मुझे आप एक्सटेंशन दें, आप साहिर शमशाद साहब को आर्मी चीफ बना दें। ताकि बाजवा साहब ने कहा कि जाते जाते अगर मैं नहीं बन रहा तो फैज भी ना बने। तो इनके आखिर में आके जो है ना एक दूसरे के साथ मामला खराब हो गए थे। पहले ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन जब बाजवा साहब को पता चला कि ये फैज तो अपने चक्कर में पड़ा हुआ तो उन्होंने इसका काम खराब करने की कोशिश की, क्योंकि ये बाजवा साहब का काम खराब कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब अगर फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है तो ये बाजवा साहब तक भी जाएगी। मीर साहब, फौज और स्पेशली ISI इनका रोल तो अब अनफॉर्चुनेटली तारीख देख लें, पाकिस्तान की तारीख में इनका रोल तो सियासत में रहा ही रहा है। हमेशा ये बात की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, और अब वही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं आर्मी चीफ की प्रेजेंस में कि हम यकजान दो कालिब हैं। तो ये जो एक पेज की सियासत है ये इस मुल्क के निज़ाम को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है? असल बात क्या है वो ये है कि इन रियासती इदारों को आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। अब मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं जरा आपको इनकी कमाश बयान करता हूं। ये जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, जब ये DG ISI थे तो इनके साथ ISI में इनका एक मुताहिद था, उसका नाम था रहमत। वो रहमत साहब जो हैं वो एक दफा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा जी कि आपको तारीख की राइट साइड पे खड़े होना चाहिए और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनरल फैज ने इस मुल्क का आर्मी चीफ बनना है और फिर वो ऑल इन ऑल होंगे। तो ये आप जो है ना ये उनका नाम लेते रहते हैं इधर उधर, ये आप नाम ना लिया करें, वो तो आपको नहीं पता उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। मैंने उनसे पूछा आजकल आप क्या करते हैं, क्योंकि पहले वो जब इस्लामाबाद में थे तो हम उनको कहीं ना कहीं इधर उधर में पता चलता रहता था उनकी सरगर्मी। मैंने कहा आजकल आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं आजकल जो सऊदी अरब में पाकिस्तान की एम्बेसी है मैं वहां पे वीजा काउंसलर हूं। मैंने कहा तो वीजा काउंसलर है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते हैं वो तो मेरी कवर पोस्टिंग है। तो मैंने कहा अच्छा तो ये आप वीजा काउंसलर हैं सऊदी अरब में पाकिस्तान एम्बेसी में, तो जनरल फैज साहब ने आपको लॉबिंग पे लगाया हुआ है कि आप मेरे पास आए, और भी लोगों के पास आप जाते होंगे। और खैर मैंने उनको तरीके सलीके से फारग कर दिया। 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि वो पीर साहब हैं। अच्छा। वो किसी को पीर बन के भी बेवकूफ बना रहे हैं और पीर बन के वो लोगों को, क्योंकि अब वो ISI के अफसर थे तो वो लोगों को मुतासर करने के लिए बताते थे कि ये होने वाला है, इमरान खान ये फैसला करेगा, पीपल्स पार्टी ये करेगी, फलां ये कर देगा। अच्छा, उससे उनकी एक धाक बैठती थी, वो लोगों को मुतासर करते थे और उसके बाद फिर वो कहते थे कि आप जनरल फैज का साथ दें। और उसके बाद जब पकड़े गए वो, तो जो उन्होंने जो कहानियां बताई हैं फिर कि फैज साहब के लिए वो क्या कुछ करते थे, तो वो अगर वो किसी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में किसी दूसरे मुल्क में जाके इस तरह की अंडर कवर असाइनमेंट्स करते तो हम कहते कि जनाब हमारा बहुत जबरदस्त जासूस है। लेकिन वो जासूस तो पाकिस्तान के अंदर एक सर्विंग जो DG ISI था उसको आर्मी चीफ बनाने के लिए एक लॉबिंग कर रहा था, साजिशें कर रहा था। यानी कि वो जो आइन का आर्टिकल 244 है उसकी खिलाफवर्जी कर रहा था। तो और बाद में सबको पता चल गया कि जनाब जनरल फैज साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बनने की कोशिश कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, यहां तक कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। और कमाश जो है उसका पता होने के बावजूद फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई में इस हुकूमत को भी दो साल लग गए। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने जितने भी गलत काम किए, जितने भी गैर कानूनी और गैर आईनी काम किए और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, इसमें जनरल बाजवा पूरी तरह मुलव्वस थे। लिहाजा इनका भी, जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना बहुत ज़रूरी है। और हामिद मीर का मजीद कहना था कि जनरल फैज हमीद जब DG ISI थे और पंजाब के कोर कमांडर थे तब जनरल बाजवा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरल फैज हमीद कुछ भी अगर कर रहे हैं, कुछ भी गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे
हुई है या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं तो जनरल बाजवा इससे बाखबर ना हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि जनरल बाजवा उसमें पूरी तरह मुलव्वस ना हो या जनरल बाजवा उससे बाखबर ना हो। लिहाजा जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को एहतसाब के कटहरे में लाया गया है, इसी तरह से जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया और इनका कोर्ट मार्शल किया गया, इससे ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि कोई भी चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, अगर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है या किसी भी तरह की गैर आईनी और गैर कानूनी काम करता है तो उसको भी एहतसाब देना पड़ेगा। लिहाजा अगर यही होता रहा कि कोई भी चाहे कितना भी ताकतवर हो या कितने भी बड़े ओहदे पर हो, अगर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको एहतसाब देना होगा। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि अपने ओहदे से रूगर्दानी करे या किसी भी तरह के गैर आईनी और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करिएगा।